प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे तथा पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का 7वां अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आप क्या कुछ जानते हैं। यदि हमारा हाथ गलती से किसी गर्म वस्तु पर लग जाए तो क्या होगा? यदि हम किसी गर्म पतीले को पकड़ लेते हैं तो आप क्या करते हो? हम बहुत अधिक देर तक बर्फ को अपने हाथ में पकड़कर क्यों नहीं रख सकते? बच्चों, अब हम देखेंगे कि हम आज क्या सीखेंगे। जंतु तंत्रिका तंत्र, पादपों में समन्वय, जंतुओं में हार्मोन। माही दीदी, भागकर आओ, ये देखो, जामुन खाकर हमने जहाँ इसके बीज फेंके थे वहाँ पर कितना सुंदर पौधा उग गया है। हाँ अनमोल, यह सच्ची बहुत सुंदर है, लेकिन तुम धीरे बोलो, मुझे तुम्हारा ऊंचे स्वर में बात करना अच्छा नहीं लग रहा। दीदी, आज धूप बहुत तेज है, मेरी तो आंखें ही बंद हो रही हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। चलो दीदी, मम्मी दूध लेकर आई हैं, हम दूध पीते हैं। हाय मम्मी, गिलास तो बहुत गर्म है। दीदी, अब आप भी तो चिल्लाए ही हो जब आपके हाथ को गिलास गर्म लगा। तुम चुप रहो। यह पादप एवं मनुष्य का बढ़ना, गर्म या ठंडा महसूस होना, तेज धूप में आंखों का बंद होना, कुछ और ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो पता नहीं किस प्रकार होती हैं। दीदी, आप सुबह अपने अध्यापक से यह सब कुछ पूछ कर आना। अगले दिन माही ने अपने अध्यापक से इन सब क्रियाओं के बारे में पूछा। देखो बेटा जी, आप जब पौधे के उगने के बारे में बात कर रहे हो, वह गति पौधे के बढ़ने के कारण है। जैसे जब अनमोल ने मिट्टी में जामुन के बीज फेंके थे, जामुन के बीज अंकुरित हो गए और उस पौधे में वृद्धि या बढ़ने के कारण गति उत्पन्न हुई। इस गति के कारण पौधा मिट्टी को धकेलकर बाहर आ गया। मैडम, जब हम पींग झूलते हैं तो क्या पींग की गति भी बढ़ने वाली होती है? नहीं बेटा, पींग में गति जरूर होती है, लेकिन यह वृद्धि के कारण नहीं है, पर्यावरण में आए परिवर्तन के कारण होता है। इसी प्रकार बच्चों, बिल्ली का चूहे के पीछे भागना, भैंस का जुगाली करना, यह सब परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण होता है। मैडम, तेज रोशनी में आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? जब तेज रोशनी हमारी आंखों के ऊपर फोकस होती है या जब हम गर्म वस्तु को एकदम छू लेते हैं तो हमें परिवर्तन का पता चलता है। इसी परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण हम अपने आप को बचाने के लिए गति करते हैं। बच्चों, जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो अगर वह व्यक्ति नजदीक खड़ा है तो हम धीमे से बात करते हैं, चिल्लाकर या ऊंचे स्वर में नहीं बोलते। इसलिए कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो उसको प्रेरित करती है। यह सब कुछ हमारे शरीर के अंदर काबू एवं समन्वय प्रक्रिया के कारण ही संभव है। जंतु तंत्रिका तंत्र, नियंत्रण एवं समन्वय जंतुओं के अंदर पेशी और तंत्रिका ऊतक द्वारा किया जाता है। जैसे अगर कोई वस्तु ज्यादा गर्म है तो उसे छूने से हमारे लिए खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो फिर आवश्यकता है उसको पहचानने और जरूरत अनुसार प्रक्रिया करने की। हम कैसे पता करें कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? यह सब सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा इत्यादि। सबसे पहले हम तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन की संरचना के बारे में जानेंगे। न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग हैं: द्रुमिका, कोशिका काय तथा एक्सॉन। कोशिका काय में एक केंद्रक होता है और न्यूरॉन के आखिर में है तंत्रिका का अंतिम सिरा।
कोई भी सूचना तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका सिरे द्वारा प्राप्त की जाती है और फिर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है और फिर एक्सॉन द्वारा उसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायन छोड़ता है। यह रसायन साइनैप्स या रिक्त स्थान को पार करते हुए अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इसी तरह का एक सिनैप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक पहुंचाता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं के एक विस्तृत जाल से बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए ही है। बच्चों, आओ अब हम एक क्रिया करें। गोपी ने अपने मुंह में चीनी रखी और उसका स्वाद चखा। अब मोहन ने अपनी तर्जनी अंगुली तथा अंगूठे से अपना नाक बंद किया और फिर अपने मुंह में चीनी डाली। आपको क्या लगता है, किसको चीनी का स्वाद अच्छी तरह से पता चलता है? बिल्कुल सही, गोपी को अच्छी तरह से स्वाद का पता चला। यद्यपि मोहन को ठीक तरह से स्वाद नहीं पता चला, क्योंकि किसी चीज का स्वाद उस समय ही पूरी तरह से आता है जब जीवा उसको टेस्ट करे और नाक उसे स्मेल करे। यदि इनमें से एक भी चीज ना हो तो हम स्वाद को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते। यही कारण है कि जब हमें जुकाम होता है तो हमें भोजन का स्वाद पूरी तरह से पता नहीं लगता। बच्चों, मैंने पहले कितनी बार प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बोला, लेकिन यह प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। जब भी कोई आपातकालीन या इमरजेंसी स्थिति होती है तो हमारे शरीर को अचानक क्रिया करनी पड़ती है। जैसे रसोई में अगर हमारा हाथ गर्म बर्तन पर लग जाए तो हम हमारा हाथ पीछे कर लेंगे। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिमाग तक यह आवेग पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। जब तक दिमाग द्वारा शरीर को गति करने का आदेश पहुंचेगा तब तक हम जल सकते हैं। ऐसी आपातकालीन स्थिति में सुखमना नस तुरंत प्रतिक्रिया करती है, जो सीधा तंत्रिका नसों द्वारा पेशियों को गति करवाती है और निर्देशित काम जल्दी पूरा हो जाता है। इसके फलस्वरूप हम गर्म वस्तु को छूते समय ही अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। इस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। आओ इसके बारे में चर्चा करें। जैसे ही गर्म बर्तन हाथ से छू जाता है, हमारी त्वचा के रिसेप्टर से सूचना ग्राही से होते हुए संवेदनशील तंतु तक जाएगी, जहां से सूचना मेरुरज्जु तंत्रिका तक जाती है, जहां से प्रतिक्रिया करने की सूचना मोटर तंतु से होते हुए पेशी तक जाएगी। फिर यह पेशियों तक पहुंचती है। पेशियों से यह इफेक्टर्स तक जाएगी। फिर हम अचानक अपना हाथ पीछे कर लेंगे। इस पथ को रिफ्लेक्स आर्क अथवा प्रतिवर्ती आर्क कहा जाता है और इस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया में दिमाग का सीधे तौर पर कोई काम नहीं होता। दिमाग को संदेश जरूर पहुंचता है, लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया के बाद। मानव मस्तिष्क। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी सोचन शक्ति बहुत विस्तृत है। सोचने वाली बात यह है कि शरीर का वो कौन सा अंग है जो हमें सोचने में सहायता करता है, या हम कह सकते हैं कि शरीर का कौन सा हिस्सा सोचने के लिए जिम्मेदार है। हम सोच सकते हैं, हमारी बहुत सारी क्रियाएं हमारी सोच शक्ति का नतीजा हैं, जैसे लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना आदि।
किसी प्रोग्राम के खत्म होने पर तालियां बजाना हमारे शरीर के बीच में एक जटिल और मांसपेशियों वाली रचना, जिसको हम दिमाग कहते हैं, सोच शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। दिमाग उपरोक्त क्रियाओं के लिए पेशियों तक संदेश भेजता है। काबू एवं समन्वय को अच्छी तरह समझने के लिए आइए हम यह चित्र देखें। तंत्रिका प्रणाली को 2 भागों में बांटा जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका और मस्तिष्क हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका में बंटी होती है। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है। यह इच्छुत क्रियाओं के बारे में निर्णय लेता है। फिर यह संदेश मस्तिष्क द्वारा पेशियों तक जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के दूसरे हिस्सों में आपसी संचार परिधीय तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं और मेरुरज्जु तंत्रिका से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बनी होती है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने और समझने पर आधारित क्रिया करने के लिए आज्ञा प्रदान करता है। मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत हैं। पढ़ना, याद करना, याद रखना और सोचना यहाँ पर ही होता है। सुनकर समझना भी यहाँ पर ही होता है। भूख लगने का एहसास भी इस हिस्से की सूचना पर आधारित होता है और ऐच्छिक क्रियाएं जैसे भोजन खाना, गाना गाना, दौड़ना आदि भी इस हिस्से में संभव हो सकता है। कहने का अर्थ है सभी ऐच्छिक क्रियाएं इसके अर्थात अग्र मस्तिष्क के काबू में होती हैं। मध्य मस्तिष्क, यह अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। पश्चिम मस्तिष्क, इसका सेरिबेलम हिस्सा संतुलन बनाने, पोस्चर और समन्वय संबंधी काम करता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जिसको अभी पेंसिल भी पकड़नी नहीं आती, वह पेंसिल पकड़ के उसको अपनी अंगुलियों से संतुलित करता है और काम पश्चिम मस्तिष्क के सेरिबेलम हिस्से के कारण होता है। पश्चिम मस्तिष्क का एक और हिस्सा है जिसे मेडुला कहते हैं। यह अनैच्छिक क्रियाएं जैसे मनपसंद भोजन को देखकर मुंह में लार आना, उल्टी आना और रक्तदाब आदि को काबू करता है। ऊतक की सुरक्षा कैसे होती है? मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल अंग है, क्योंकि यह सारे शरीर की मुख्य क्रियाओं को काबू में रखता है। इस कोमल अंग की सुरक्षा भी सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। इसको हड्डियों से बनी खोपड़ी में सुरक्षित रखा जाता है और खोपड़ी के अंदर तरल प्रचुर गुब्बारे जैसी रचना में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, जिसके कारण यह झटके सहन करने में काबिल होता है। रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु तंत्रिका को सुरक्षा प्रदान करती है। बच्चों, तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? तंत्रिका ऊतक सूचनाएं इकट्ठी करता है, फिर इसको शरीर में भेजता है, सूचना पर अमल करता है, सूचना के आधार पर निर्णय लेता है और फिर क्रिया के लिए निर्णय को पेशियों तक पहुंचाता है। अर्थात जब क्रिया या गति पूरी होनी होती है तो पेशी ऊतक अंतिम काम करता है। जंतु पेशियां भी गति करती हैं। अगर हम कोशिका स्तर पर देखें तो सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपना आकार कैसे बदलती हैं। कोशिकाओं की रासायनिक संरचना के कारण पेशी कोशिकाओं में विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन होती है, जो कि उनकी व्यवस्था
और आकार दोनों ही बदल देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीनों की नई पेशी व्यवस्था पेशी की कोशिकाओं को नया आकार देती है। पादपों में समन्वय। यह देखो मम्मी, जब मैंने इस पौधे के पत्तों को हाथ लगाया तो ये अंदर को मुड़ गए। इस प्रकार क्यों होता है? मुझे हैरानी हो रही है कि इस पौधे के पत्तों को मेरा छूना महसूस हुआ है। बच्चों, आप भी इस प्रकार के छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूकर देखते होंगे। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जंतुओं में काबू एवं समन्वय के लिए उनके शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना ही तंत्रिका तंत्र और ना ही पेशियां होती हैं। फिर छुई मुई का पादप कैसे समन्वय करता है? इसी प्रकार जब कोई पादप बीज से उत्पन्न होता है तो जड़ नीचे की ओर और तना ऊपर की ओर ही क्यों जाता है? यह दोनों स्थितियां भिन्न भिन्न हैं। पहली स्थिति में जब छुई मुई के पत्तियों को जब कोई छूता है तो उसकी पत्तियां प्रतिक्रिया करती हुई बहुत तेजी से गति करती हैं। दूसरी स्थिति में पादप की गति चाहे जड़ की हो या तने की, यह उसकी वृद्धि के कारण होती है। इसलिए इससे यह पता चलता है कि पादप की गतियां दो प्रकार की होती हैं, एक जो वृद्धि पर निर्भर करती है और दूसरा जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। सबसे पहले हम वह गति देखेंगे जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करती, अर्थात वह वृद्धि से मुक्त है, अर्थात उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। बच्चों, अब हम उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढेंगे जो शुरू में ही उस बच्ची ने पूछा था। छुई मुई पादप में कोई तंत्रिका तंत्र तो है नहीं, ना ही कोई पेशी, फिर भी उसकी पत्तियां स्पर्श करने पर गति करती हैं। एक और बात आपने देखा होगा कि पादप के जिस बिंदु को छुआ जाता है, गति उस बिंदु से शुरू नहीं होती, लेकिन वह गति भिन्न बिंदु से शुरू होती है। इसका अर्थ स्पर्श करने पर सूचना तो संचारित हुई है और वह भी बिना किसी विशेष ऊतक के। तो बच्चों, इनमें यह सूचना वैद्युत रसायन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंची है। जंतुओं में हमें पता है कि पेशी कोशिकाओं में प्रोटीन उपस्थित होती है, जिनकी सहायता से वह अपने शरीर की गति कर सकते हैं। लेकिन पादपों में ऐसे विशिष्टीकृत प्रोटीन नहीं होते। इस कारण छुई मुई पादप में पत्तों से जल की मात्रा में परिवर्तन आता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह सिकुड़ने लग जाते हैं और अपनी आकृति बदल लेते हैं। जल की मात्रा दोबारा पूरी होने पर ये फिर से फूल जाते हैं। तो बच्चों, यह गति थी उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, जिसका पादप की वृद्धि के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इन अनुक्रिया से पादप की वृद्धि में कोई रुकावट नहीं आती। इसकी एक और उदाहरण है फूलों का दिन की रोशनी में खिलना और रोशनी कम होने पर शाम को फिर से मुरझा जाना, या फिर हवा के कारण पत्तों का हिलना आदि। इस तरह की अनुक्रियाएं तत्काल अर्थात बहुत तेजी से गति करती हैं। अब दूसरी गति है वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई गति। जब पादपों में वृद्धि होती है तो उस वृद्धि के कारण भी गति उत्पन्न होती है, क्योंकि कुछ पर्यावरणीय प्रेरणाएं जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। इनको दिशिक या अनुवर्तन गतियां कहा जाता है। इसके कुछ प्रकार हैं। पहला, प्रकाश अनुवर्तन गतियां। इसमें पादपों का प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है। इसको हम एक क्रिया द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे एक बीकर को जल के साथ भरें और उसकी ग्रीवा को तार के जाल से ढक दें।
एक ताज़ा छोटा सेम का बीज तार की जाली पर रख दें। फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखें कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो, जहां से प्रकाश आ रहा है। 2 या 3 दिन बाद आप देखेंगे कि प्ररोह प्रकाश की ओर झुक जाता है तथा जड़ें प्रकाश से दूर चली जाती हैं। दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन गतियां। पादप की जड़ें पृथ्वी के खिंचाव या गुरुत्व के कारण भूमि की ओर वृद्धि करती हैं। यदि एक पादप लगे गमले को हम टेढ़ा रख दें तो कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि पादप के तने ने दिशा बदल ली और ऊपर की ओर बढ़ने लगा और जड़ ने भी अपनी दिशा बदल ली और वह नीचे की ओर बढ़ने लगी। तने का ऊपर की ओर बढ़ना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन है और जड़ों का नीचे की ओर बढ़ना धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। अगली प्रकार है जलानुवर्तन गतियां। इसमें पादपों की जड़ें मिट्टी में भी उस ओर ही वृद्धि करेंगी जिस ओर जल का स्रोत होगा। अगली प्रकार है स्पर्श अनुवर्तन गतियां। इसमें पादप किसी आश्रय की ओर आकर्षित होकर गति करता है। जैसे मटर का पादप दूसरे पादपों या बाड़ ऊपर तंदड़ियों की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ता है। यह तंदड़ियां स्पर्श के लिए संवेदनशील होती हैं। जब यह किसी सहारे के संपर्क में आती हैं तो तंदड़ी का वह हिस्सा जो वस्तु के संपर्क में होता है वह उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितना कि वह हिस्सा जो संपर्क से दूर है। इस कारण तंदड़ी वस्तु के चारों ओर लिपट जाती है। अगली प्रकार है रसायनानुवर्तन गतियां। इसमें पादप की वृद्धि की गति किसी रसायन कारण होती है। तो बच्चों, यह सब वृद्धि की गतियां थी जो कि दिशिक हैं, अर्थात दिशा के साथ संबंध रखती हैं। अब हम यह विचार करेंगे कि सूचना कैसे संचरित होती है। जो नियंत्रित गतियां हैं वह धीरे से या तेजी से हो सकती हैं। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो परिवहन बहुत तेजी या तीव्र गति से हो सकता है और संचरण माध्यम भी तीव्र गति से होने वाला हो सकता है। अब इसके लिए विद्युत आवेग का एक उत्तम साधन है, लेकिन इसके उपयोग के लिए सीमाएं हैं। कोशिकाएं ना तो लगातार विद्युत आवेग उत्पन्न कर सकती हैं और ना ही संचरित कर सकती हैं। यदि एक कोशिका में विद्युत आवेग उत्पन्न करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दें तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विसरित हो जाएगा। यदि आसपास की कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के साधन हों तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान करने योग्य होंगे तथा इन्हें संचारित भी करेंगे। बहुकोशिकीय जीवों के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उपयोग होने वाले यह यौगिक या हार्मोन हमारी संरचना के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। जहां हार्मोन का संश्लेषण होता है वह स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। जंतुओं में हार्मोन शरीर के रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। ये हमारे शरीर में सभी अंगों में रक्त द्वारा पहुंचते हैं। यह हमारी शारीरिक और मानसिक कार्य कुशलता को प्रभावित करते हैं। यदि हमारे शरीर में इनकी मात्रा संतुलित है तो उसका हमारे शरीर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर इनकी मात्रा असंतुलित हो जाए तो यह हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा असर करते हैं। बच्चों, अब हम अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले कुछ हार्मोन्स पर चर्चा करेंगे। एड्रेनालिन हार्मोन एड्रेनालिन ग्रंथि द्वारा रुधिर में स्रावित किया जाता है। यह वृक्कों के ऊपर स्थित होते हैं। एड्रेनालिन हार्मोन के अलावा यह ग्रंथि और भी बहुत से हार्मोन को उत्पन्न करती है।
एड्रेनलिन हार्मोन आपातकालीन स्थिति के दौरान शरीर को मुकाबले के लिए तैयार करता है। आपातकालीन से अर्थ वह स्थिति है जिससे हम निर्णय लेंगे कि हम उस स्थिति से लड़ेंगे अथवा हम उस स्थिति से भाग जाएंगे, अर्थात फाइट या फ्लाइट वाली स्थिति। फाइट और फ्लाइट दोनों स्थितियों में हमारे शरीर में जो परिवर्तन आएगा, सबसे पहले हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, रक्तदाब बढ़ जाएगा, पाचन तंत्र की ओर रुधिर की आपूर्ति कम हो जाएगी। अगला हार्मोन है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन। यह हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की उपापचय का नियंत्रण करता है। यह इसलिए होता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जाए। कहने का अर्थ है कि यह हमारे शरीर के साथ संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमारे शरीर को आयोडीन की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी को आयोडीन युक्त नमक पूरा करता है। यदि किसी मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो उस मनुष्य को गॉइटर रोग हो जाता है। उस व्यक्ति को और भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे थकावट, कमजोरी का महसूस होना, सूखी त्वचा और पढ़ने एवं याद रखने की शक्ति का कम होना। पीयूष ग्रंथि में स्रावित होने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनापन का कारण बनता है, लेकिन यदि इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो तो इंसान बहुत लंबा हो जाता है और यह अच्छी सेहत की निशानी होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह हार्मोन नर में लिंगी अंगों का विकास करता है। यह हार्मोन मांसपेशियों का निर्माण और मजबूती प्रदान करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, लाल रक्त कणों की पैदावार को बढ़ाता है, नर में लिंगी प्रौढ़ता कायम करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा शरीर में लिंगी प्रौढ़ता कायम करता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक अंगों जैसे छाती का विकास, शारीरिक आकार और प्यूबिक हेयर की वृद्धि का काम करता है। मासिक चक्र का आना भी इसी हार्मोन के कारण होता है। बच्चेदानी का परिपक्व होना भी इस हार्मोन के कारण होता है। यदि गर्भधारण हो जाए तो छाती अंदर दूध बनने वाली ग्रंथियों को उत्तेजित करना भी इस हार्मोन का कार्य है। इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में अग्न्याशय उत्पादित करता है। यह शरीर के अंदर शर्करा के स्तर को नियंत्रण में रखता है। यदि इसका स्रावण उचित मात्रा में ना हो तो शरीर के अंदर शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। रुधिर में शर्करा का बढ़ना शरीर में कई हानिकारक प्रभाव डालता है। शरीर के अंदर इस हार्मोन का उचित मात्रा में स्वयं ही होता रहता है। स्रावण होने वाले हार्मोन का स्रावित होना और मात्रा का नियंत्रण फीडबैक क्रिया विधि द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्न्याशय की कोशिका संसूचित कर लेती है तथा अपनी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करते हैं। इसके विपरीत, जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावन कम हो जाता है। दोहराई। तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिका हैं और परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाएं हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन करते हैं। कोई भी संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत वेग की तरह काम करता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं में रिक्त स्थान को सिनैप्स कहते हैं।
प्रतिवर्ती क्रियाओं को मेरुरज्जु तंत्रिका आपातकालीन स्थिति जैसे नियंत्रित करती है। मानव मस्तिष्क खोपड़ी में तरल पदार्थ के अंदर सुरक्षित किया जाता है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पादपों में समन्वय रसायनों के साथ होता है। हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि नियंत्रित करती है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आशा करती हूं कि आपको इनके जवाब आते ही होंगे। सबसे पहले रिक्त स्थान। साइटोकाइनिन एक डैश हार्मोन है, तो इसका सही उत्तर है पादप हार्मोन। मेरा अगला प्रश्न, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान को डैश कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है सिनेप्स। अगला प्रश्न, रीढ़ की हड्डी डैश को सुरक्षित रखती है, इसका उत्तर है मेरुरज्जु तंत्रिका। अगला प्रश्न, डैश की कमी के कारण थायरॉक्सिन का स्तर असंतुलित हो जाता है, तो इसका उत्तर है आयोडीन। अगला प्रश्न, डैश सोचने के लिए उत्तरदायक है, तो इसका सही उत्तर है मस्तिष्क। मेरा अगला प्रश्न है, एड्रेनलिन हार्मोन हमारे शरीर में क्या काम करता है? एड्रेनलिन हार्मोन आपातकालीन स्थिति में शरीर को मुकाबले के लिए तैयार करता है। मेरा अगला प्रश्न, अग्र मस्तिष्क कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अग्र मस्तिष्क हमारा मुख्य सोचने वाला भाग है। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत हैं। पढ़ना, याद करना, याद रखना और सोचना यहाँ पर ही होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया में कोई भी सूचना ग्राही से संवेदी न्यूरॉन तक पहुँचती है, उसके बाद मेरुरज्जु तंत्रिका तक और फिर रिले न्यूरॉन द्वारा मोटर तंतु तक पहुंचाई जाती है। मोटर तंतु से यह सूचना पेशी तक और फिर पेशी से इफेक्टर्स तक पहुंचती है। अगला प्रश्न, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सिन। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बच्चों, तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।